पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। तो जी, आज मार्केट जैसे ही शुरू हुई, एकदम उसमें सेलिंग आई और फिर वहां से थोड़ा ऊपर नीचे, और जहां पे सब लोग करेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, वहां से एकदम ये देखें 59,000 पे आके टेक्निकल लैंग्वेज में इसने सपोर्ट ले ली। और वहां से इसने जो है एकदम इतनी ऊपर गई कि ऐसे लग रहा था किसी ने कटोरा भर के शेयर्स उठा लिए हैं। लेकिन ये एकदम जो 700 पॉइंट ऊपर गई, और हम अपने शेयर्स की लिस्ट सारी देख रहे थे, कोई भी शेयर उसमें से बढ़ा नहीं था। मतलब हमारी लिस्ट में अच्छे अच्छे इंडेक्स हैवी शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग की बात नहीं कर रहे, हमारी वॉच लिस्ट में ओजीडीसी एंग्रो वगैरह हम ये सारे देख रहे थे, पर कोई भी नहीं बढ़ा, सारे वहीं पे थे। तो यकीनन फिर यहाँ पे हमने चेक नहीं किया, लेकिन यकीनन यहाँ पे फिर कमर्शियल बैंक्स में प्रॉब्ली ये बाइंग आई होगी, क्योंकि बैंक्स हमारी वॉच लिस्ट में होते नहीं। वरना ज्यादातर इंडेक्स हैवी शेयर्स तो हमारे पास उसमें मौजूद हैं, और हमने टेक्नोलॉजी को भी फॉलो नहीं किया, तो शायद उसमें भी कोई मूव शूव बनी हो। वरना इस 700 पॉइंट्स का ना ही हमारी वॉच लिस्ट और ना ही हमारी शेयर होल्डिंग से कोई ताल्लुक था। बहरहाल हमारी शेयर होल्डिंग में एक ही शेयर चला, जो कल भी चला था। वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं लगे, लेकिन आज भी इसको तकरीबन अपर कैप के पास ही गया, और हमने थोड़े से शेयर इसमें और बेच दिए। और आज भी हमें अपना पोर्टफोलियो माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त जंप में नजर आ रहा है। लेकिन असल में ये जो शेयर है ना, देखिए बात वही है कि हमने लॉन्ग टर्म में लिया हुआ है। मजा तो हमें बड़ा आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन ये है कि कोई पता नहीं होता, ऐसे शेयर्स में कई दफा एक दो अपर लॉक के बाद फिर एक दो लोअर लॉक भी लग जाते हैं। तो जब तक आपने शेयर अपना बेचा नहीं, तो ना ही आपका प्रॉफिट बुक होता है और ना ही आपका लॉस। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू आज हमें बहुत जबरदस्त फिर उसमें जंप नजर आ रहा है इस शेयर की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है। तो आज तो हमने सेलिब्रेट करना था, तो हमने जाके पेस्ट्री खा के सेलिब्रेशन की। वैसे खाई नहीं, अभी अभी खरीद के रखी है, रात को खाएंगे। हमने तो वैसे भी आपको बताया था कि इसको एनुअल रिजल्ट्स तक रखने का इरादा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एनुअल रिजल्ट्स जो इसके अगले महीने आने हैं, तब तक क्या ये और छलांगे मारेगा, यहीं पे रुक जाएगा, या नीचे आएगा। थोड़ी थोड़ी खुशी तो हमें है, लेकिन मुकम्मल खुशी उसी वक्त होगी जब बेच के इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक शेयर रिजल्ट आने से पहले उसमें मूव बन जाती है, और रिजल्ट आने तक फिर वो डाउन भी हो जाता है। इसीलिए हम थोड़े थोड़े शेयर्स बेच देते हैं कि अगर ये डाउन आ गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो एंजॉय कर लें, और अगर ऊपर चला गया तो खैर है, जहां से हमने प्रॉफिट बुक किया वहां से हम कोई दूसरा शेयर भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने अब अटक रिफाइनरी में आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म के लिए एकुमुलेशन शुरू की है। तो आगे देखते हैं जी, सर्किट ब्रेकर में आगा को भी एयरलिंक की तरह चला रहे हैं। उसके बाद आज डीजीकेसी में मूव बना दी, एचबीएल को कैप लग गया, इसने काफी पॉइंट्स डाले होंगे इंडेक्स में। तो अपर कैप्स वाले स्टॉक्स में हमारी वॉच लिस्ट में तो कोई नहीं है। अच्छा जी, लोअर कैप में भी कुछ बस ऐसे ही है। तो जी, पाक ऑक्सी की अनाउंसमेंट आई कि ये लोग राइट शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। उसको मतलब मीटिंग में उसके बारे में असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद इसको जनाब साहब अपर लॉक लग गया। तो ऐसी न्यूज़ के बाद शेयर्स में बिला वजह मूवमेंट लाई जाती हैं, लेकिन आप इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो हमारी तरफ से तो आप इसकी तरफ देखें भी ना, अपनी तरफ से देखना है तो आपकी मर्जी है। उसके बाद जी, आज कॉसम की एक इंफॉर्मेशन आई, इसको हम पढ़ लेते हैं जरा। अब इसमें लिखा है जी, उनके बोर्ड हैज एग्रीड टू परसू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द नेशन ट्रस्ट होल्डिंग अबू धाबी थ्रू इट्स सब्सिडरी टू एस्टेब्लिश रॉ एंड वैल्यू एडेड मिनरल बेस्ड बिजनेस इन पाकिस्तान, एंड हैज ऑथराइज्ड इट्स सीईओ टू एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। इसके मुताबिक ये अपना स्पिनिंग का बिजनेस बिल्कुल खत्म कर रहे हैं और एक नई चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, मिनरल्स को। आगे लिखा है, वी आर इन सीरियस डिस्कशन विद यूएई एंड पाकिस्तान बेस्ड स्टेक होल्डर्स टू ट्रांसफॉर्म द कंपनी इन माइनिंग एंड मिनरल टेक्नोलॉजी कंपनी, एज कॉसम इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर मिनरल reservoirs, possesses vast area of freehold land and also installed solar plant। अब अच्छा, इसमें देखें इसके बाद हुआ क्या। इसमें आज ये तकरीबन अपर कैप पे बंद हुआ है, और देखें जब ये न्यूज आई तो ये 3 रुपए 60 पैसे पे था,
और सुबह से देखें तो 3 रुपए 20 पे था, यानी जिसको इस खबर का पहले से पता था वही इसको 3.60 पे पहले लेके आया होगा यकीनन। और जिसके पास सुबह से ये था, उसने एक दिन में 32% मुनाफा इस पे बनाया। तो जी इस तरीके से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाए जाते हैं। अब इसके वॉल्यूम्स को देखें तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स थे, ठीक है। इसका हम ना चार्ट भी खोलते हैं। अच्छा, 6 महीने को देखें तो ये तकरीबन जो है ना 2 रुपए पे चला गया था और 2 रुपए से 4 रुपए पे, यानी कि डबल तो ऑलरेडी हो चुका है जहां तक इसको ले गए थे, क्योंकि बिजनेस ही नहीं चल रहा था। अच्छा, तो ये देखें जी कि ये जो है इसका ये कितनी बड़ी आज वॉल्यूम की बार बनी है कि वॉल्यूम इसमें कितने ज्यादा लगे हैं। बात वही है कि अगर तो ये जेन्युइन वॉल्यूम्स हैं तो यहाँ से ये काफी ऊपर जा सकता है। अगर ये वॉल्यूम्स धोखेबाजी वाले वॉल्यूम्स हैं जिनका हमें कभी पता नहीं चल सकेगा, यानी कि एक ब्रोकरेज हाउस से दूसरे ब्रोकरेज हाउस में कुछ अगर वॉल्यूम्स लगे हैं, हम कभी नहीं जान पाएंगे, तो फिर ये जो है ना कल नीचे भी आ सकता है। देखिए, आपको पता है हम पेनी शेयर्स को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, नॉन में ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर ये न्यूज़ सच्ची हुई तो इसमें काफी मूव बन सकती है। ये एक रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और वही बात है जैसे हमने सिमेट्री के केस में कहा कि ऐसे शेयर्स में 2-3 हज़ार रुपए लगा दें तो उससे कोई इतना अगर नीचे आ भी जाए कोई इतना नुकसान नहीं होगा। सरमाया लगाने को हम अवॉइड करते हैं और रिकमेंड भी नहीं करते। लेकिन अगर इसकी 5 मिनट की कैंडल देखें तो इसको अपर कैप पे जो है ना वहां से फिर काफी सेलिंग आई, उसके बाद नीचे आया और फिर ऊपर गया और फिर नीचे भी आया। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल ये थोड़ा ऊपर ओपन होगा। अब देखें कल क्या होता है। लेके जाने को इस न्यूज की बेसिस पे को यहाँ से काफी ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और नीचे फेंकना शुरू करें तो यहीं से नीचे फेंक सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट बहुत सारे ऐसे में आपको ये कहेंगे कि भाई जो आज की क्लोजिंग का रेट है ना, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे 4 रुपए है तो वो कहेंगे 4 रुपए ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या 3.90 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो भी समझ लें। या कुछ लोग ये कहेंगे कि जहां से आज ये नीचे तक आया है 3.75 पे, तो 3.75 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हमारे मुताबिक तो ये स्टॉप लॉस हिट करके भी कई दफा शेयर ऊपर निकल जाता है। देखें, वही बात है कि हम जनरली ऐसे शेयर्स को एडवाइस नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते, लेकिन आप में से अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो आपकी मर्जी है। हमने भी बहुत थोड़े से आज ही ले लिए, और अगर वो नीचे आ भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, हम इसमें कोई हो सकता है स्टॉप लॉस भी ना लगाएं, क्योंकि इतने ही लिए कि अगर उनसे नुकसान हो जाए तो हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा ऊपर गए, हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो ये रिस्क आपने अपने रिस्क पर ही लेना है। साढ़े तेना रहना ते सानू कुछ ना कहना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात वही है कि अगर वो खबर सच्ची है तो फिर यकीनन इसमें कोई मूव बन सकती है। कई दफा ये भी हो सकता है कि खबर झूठी हो, बस ऐसी मार्केट में फैला दी गई हो। कंपनियां खुद भी कह सकती हैं, इसमें कोई नहीं है। जैसे एक दफा हम आपको बताते हैं कि इसका क्या नाम था, यूसुफ वीविंग, ठीक है। उन्होंने मार्केट में खबर, हम ये नहीं कहते फैलाई, लेकिन उन्होंने ये खबर दी मार्केट में। यहाँ पे यहाँ पे तकरीबन वो था, यहाँ पे कहीं पे दी थी, शायद यहाँ पे दी थी। यहाँ जब वो 8 रुपए के आसपास था, 8.5, कि भाई हम जो है ना राइट शेयर इशू करने वाले हैं। और असूली तौर पे राइट शेयर अगर वो इशू करते तो वो 10 रुपए के इशू करते, तो उसकी प्राइस ऑलरेडी कम थी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने खरीदा, उस टाइम पे हम भी थोड़ा टेक्निकल्स के पीछे चलते थे और ये फजूल शेयर्स के पीछे चलते थे, हमने भी कुछ खरीदे। लेकिन उसी दिन वो जो है ना नीचे आने शुरू हो गए, और हमने जो है ना कहीं पे उसमें फिर स्टॉप लॉस लगा के नुकसान करके निकल गए थे। और बहुत अरसे बाद जब शायद ये पता नहीं 5 रुपए पे आ गए थे, कहाँ पे आया था, तब उन्होंने नोटिस दिया कि हमने राइट इशू करने का इरादा तर्क कर दिया है। तो ये कई दफा कंपनी जानबूझ के भी ऐसी न्यूज देती है ताकि लोगों को उसमें फंसा दे, और पता नहीं कितने लोगों का उसमें वहां पे नुकसान हुआ हो, जैसे हमारा हुआ, बहुत सारे लोगों का हो सकता है हुआ हो। तो ये भी हो सकता है कि कल को कौसम कह दे कि भाई इसमें कल से ही सेलिंग आ जाए, और फिर कौसम कह दे कि भाई वो हमारा जो है ना एग्रीमेंट नहीं हो सका, या 2-3 कैप्स लग जाए इसमें और फिर उसके बाद नीचे आ जाए, और फिर बाद में ये खबर आए कि भाई हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो इसलिए बहुत रिस्क होता है इसमें। और इन कंपनी की हिस्ट्रीज ऐसी हैं कि इनसे कुछ बैद नहीं है। और पूरी हिस्ट्री देखने के लिए आप हमारी जो जीटेक वाली वीडियो है, जीसीआईएल वाली वीडियो है, वो तफसील से देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कुछ हो सकता है मार्केट में। तो इसलिए हमने वैसे ही आपको ये सामने ये रखा है। और हम जनरली लोगों को एडवाइस नहीं करते, और खसूसन जो लोग अभी भी ज्यादा प्रॉफिट्स में नहीं है या लॉसेस में है, वो तो बिल्कुल दूर रहें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा मुनासिब प्रॉफिट कमा चुके होते हैं, और फिर वो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं।
हमारे लोग उल्टा चलते हैं, जिनको नुकसान ज्यादा होता है वो डेस्परेट होके और ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स का जो है ना 20% नुकसान है, वो सोचे यार ये यहाँ से 5 रुपए पे चला गया तो मेरा सारा का सारा नुकसान पूरा हो जाएगा, वो सारे के सारे पैसे कॉसम में लगा दे और पता लगे कि कल ही 3 रुपए पे आ गया। तो इसलिए जनरली इट इज नॉट एडवाइज्ड, नॉट रिकमेंडेड, लेकिन न्यूज की बेसिस पे हमने आपके सामने रख दिया है। अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, और हम बहुत थोड़ा सा करते हैं। हम यही कहेंगे कि अगर आप करना भी चाहते हैं, रिस्क लेना भी चाहते हैं, तो बहुत थोड़ा सा रिस्क लें। जैसे हम आपको ये भी दिखाते हैं, जैसे WTL में इतने अरसे से लोगों को फंसाया हुआ है। यहाँ पे जब वो था ऊपर, ये देखें यहाँ पे ना एक दफा वो WTL में ऐसा हुआ था कि एक ही दिन वो 2.31 से लेके वो 3.29 तक चला गया था, तकरीबन 1 रुपया बढ़ गया था। ठीक है, ये इतना बड़ा, उसमें भी ऐसी वॉल्यूम लगा था जैसे कॉसम में लगा है। और उससे अगले दिन उससे भी ज्यादा बड़ा उसमें सेलिंग वॉल्यूम लगा था, और ये बहुत तबाही दिन था। पहले 3.30 से उसको 4 रुपए 5 पैसे के पास लेके गए, और फिर उसमें ये देखें इतनी बड़ी सेलिंग आई, वहां से वो 2.60 पे आ गया। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसको 4 रुपए पे भी खरीदा होगा, और जब वो नीचे आ गया तो हो सकता है उसमें से कई ऐसे हों जिन्होंने उसको 2.60 पे बेच भी दिया हो। कहीं पे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया हो, किसी ने 3 पे लगाया हो, किसी ने 2.75 पे लगाया हो। आप लोगों को ये नजर आता है कि पेनी शेयर से एक दिन में आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन असल में पेनी शेयर एक दिन में आपको इतना गरीब कर सकता है। तो इसलिए पेनी शेयर्स के हम हक में नहीं होते, और हम किसी को उसमें घुसने का मशवरा नहीं देते। और आज भी जैसे हमने आइडेंटिफाई किया, तो 2-3 हजार से ज्यादा शेयर खरीदने का हम किसी को नहीं कह रहे, और वो भी हम कह नहीं रहे, हम सिर्फ आपके सामने न्यूज रखी है। आगे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर ये न्यूज सच है तो इसको लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। दैट इज द ओनली पॉइंट। फिर एक दो कंपनीज के रिजल्ट्स आए, ये कोई डायमंड इंडस्ट्रीज है, फारिग रिजल्ट्स हैं, देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अरूज इंडस्ट्रीज हैं, इसके भी ऐसे ही रिजल्ट्स हैं, लॉसेस में हैं, तो बंद कर दें इसको। फिर दो शेयर्स पे बात कर लेते हैं जिसका किसी ने पूछा था। एक क्रेसेंट स्टील है, ये 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें, इस पे हमने वैसे पहले बात कर चुके हैं एक दफा, लेकिन लोग शायद रोज वीडियो नहीं देखते या कुछ नए व्यूअर्स आ जाते हैं। तो इसकी ईपीएस 23 में ड्रॉप हुई 22 से। अगर क्वार्टरली देखें तो Q1 में इसकी ईपीएस हो गई है 4 रुपए। तो अब इससे जो है ना, हमने इसका असेसमेंट की थी जब ये रिजल्ट आया था कि आपने इससे ना धोखा नहीं खाना, इसकी वजह से इसमें मूव बनी जरूर, और ये ऊपर आ गया है और हो सकता है आगे भी चला जाए। लेकिन जो चीज समझने वाली है ना, वो ये है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। एक तो इसका रिजल्ट बेहतर हुआ है वैसे, लेकिन असल में देखा जाए तो इसकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नेट आ रही है। इसकी तफसील यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये बेसिकली इनकी ना आर्टन एनर्जी में होल्डिंग है। और जो हमें लगता है कि आर्टन एनर्जी ने जो पहला डिविडेंड दिया था इसका, अपना पहले क्वार्टर में जो दिया था, ये उसकी वजह से इनको इनकम हुई है। अब देखें, इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 3,25,000। अब यही इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट निकाल दें तो प्रॉफिट जीरो होता है। यानी कि ये सारे देखें ना, वो जो 4 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड पहले उन्होंने दिया था वो है। लेकिन अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आल्टन ने दोबारा भी डिविडेंड दिए 4 रुपए 70 का। इसका मतलब ये है सी सैप का जो Q2 का रिजल्ट आएगा उसमें भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी ही रहेगी। और जब हाफ ईयरली पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 7-8 रुपए अगर नजर आ रही होगी, तो उसकी वजह से इसमें मूव बन सकती है। लोग ये समझ सकते हैं कि ये कोई 16 रुपए कमाने जा रहा है। लेकिन अगर अल्टन एनर्जी ने और डिविडेंड ना दिया, तो उसकी बजाहिर इस टाइम पे बिजनेस इनकम कोई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। यानी कि इस कंपनी के अगर अपने परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हुई, सिर्फ इनकम फ्रॉम जो इन्वेस्टमेंट है इनकी, वहां से जो डिविडेंड इनकम आ रही है, उसकी वजह से इनकी अर्निंग बेहतर हो रही है। और वही बात है कि हर कोई इतनी तफसील से असेसमेंट नहीं करेगा। तो जब अगर इसका हाफ ईयरली का रिजल्ट आया तो उसमें 6 महीने में इसकी 8 की ईपीएस अगर नजर आई, तो वही बात है कि उसके चक्कर में ऊपर जा सकता है। और उन 8 में से पता नहीं ये कोई डिविडेंड देने का इरादा रखते हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने 18 के बाद डिविडेंड कोई नहीं दिया। खैर, 21 में 4 रुपए कमाए, 22 में 4 रुपए कमाए, डिविडेंड कोई नहीं दिया, तो 23 में भी 2 रुपए कमाए, डिविडेंड कोई नहीं दिया, और ना ही बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। तो हमारा तो इसमें कोई इरादा नहीं है इन्वेस्ट करने का। लेकिन हमने आपको रीजन बता दिया कि किस रीजन की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है और क्यों इसकी वैल्यू इंप्रूव हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारा इसमें कोई इरादा नहीं है। ये हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से वैसे देख लेते हैं। ये तकरीबन 3 लाख की इसकी डिविडेंड इनकम है। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि क्या ये सिर्फ आल्टन एनर्जी से कमाया हुआ डिविडेंड है या कोई और डिविडेंड्स भी हैं, उसकी तफसील मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ये कहना भी मुश्किल है
कि अगले क्वार्टर में भी 4 रुपए की इनकम ही होगी। बहरहाल आप देखना चाहें तो देख लें, हमारी लिस्ट में नहीं है। अब जी देख लेते हैं एजीटीएल। एजीटीएल के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो असल में ये एक ज़माने में हमारी लिस्ट में हुआ करता था, क्योंकि 21 में इसने 51 रुपए कमाए थे और 51 रुपए का ही तकरीबन डिविडेंड दे दिया था। 20 में भी तकरीबन ऐसा ही कर रहे थे, 19 में भी ऐसा ही किया, लेकिन 22 में इन्होंने 37 रुपए कमाए और 1 रुपए का डिविडेंड भी नहीं दिया। प्रॉफिटेबिलिटी तो इनकी कम हुई हालात की वजह से, लेकिन डिविडेंड बिल्कुल नहीं दिया और वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, हालात का बहाना बना के उन्होंने कर दिया हो या क्या। लेकिन फिर यह है कि अब अगर 23 में देखें तो 23 के 3 क्वार्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता इनकी ईपीएस इंप्रूव तो हो रही है और 28 रुपए की अभी 3 क्वार्टर्स में है, और इसी तरह चलती रही तो 40-45 ईयर एंड पे हो सकती है। और जब वो रिजल्ट्स आए उसके बाद से ये काफी ऊपर आ गया। वैसे देखें जी, 260 पे चला गया था और वहां से 385 पे आ गया है। तो अगर मान लें तकरीबन 45 रुपए कमाते हैं साल के आखिर में और पूरा 45 रुपए का डिविडेंड देते हैं, फिर भी डिविडेंड यील्ड की इतनी अट्रैक्टिव नहीं है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि इन्होंने पिछले साल एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दिया, तो हमारे लिए असेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या ये अगले साल पूरे 45 का डिविडेंड दे देंगे। देना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 45 में पिछले साल के 35 भी मिला के दे दें, किसी कंपनी का कोई पता नहीं होता। लेकिन हमारे लिए इन्होंने क्योंकि अपनी हिस्ट्री खराब कर दी है, तो हम ऐसी कंपनीज में रिस्क नहीं लेते। तो आप देख लें, अगर आप करना चाहें तो कर लें। वैसे ये है कि क्वार्टर 2 के मुकाबले में क्वार्टर 3 में प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेहतर हुई है, और अगर ये इसका ग्राफ ऊपर जाता है तो उस हिसाब से कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छा होगा, लेकिन हमारी लिस्ट में अभी भी ये नहीं है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।